हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 64 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत की तुलना में पश्चिमी यूरोप के शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। दूसरा कथन है, 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। तीसरा कथन है, भारत की सभी भूमि पर राजशाही का स्वामित्व था। चौथा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। यह औसत रूप से उस समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को सिविर नगर कहा है। इससे उनका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व को बचाने और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक स्थानिक स्वशासन किसने प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में किया। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। उसकी स्थानीय स्वशासन योजना ने उन नगर संस्थाओं को स्थापित किया जो ब्रिटिश क्राउन के भारत पर अधिकार के बाद से देश में बढ़ी हुई थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी निकायों को शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त रिपन ने 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम, इल्बर्ट बिल विवाद, 1882 का हंटर शिक्षा आयोग आदि सुधारों को लागू किया था। अगला प्रश्न है, बम्बई का टापू 1668 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे हासिल किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगालियों से। बम्बई का टापू 1668 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से हासिल किया था। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई का द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पौंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली का कोतवाल कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगाधर नेहरू। 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल गंगाधर नेहरू थे। प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के आरंभ होने के
कुछ वर्ष पहले तक नेहरू परिवार के सदस्य मुगल दरबार में सम्मानित पदों पर कार्य करते रहे। लक्ष्मी नारायण के पुत्र गंगाधर नेहरू को मुगल शासक ने दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया था, लेकिन सन 1857 की क्रांति से कुछ वर्ष पहले ही पंडित गंगाधर नेहरू को दिल्ली के कोतवाल के पद से हटाकर लॉर्ड मेटकाफ ने अपना मनपसंद कोतवाल नियुक्त कर दिया। अगला प्रश्न है, गंगाधर नेहरू डैश थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वदेशी व्यापार और शिपिंग में वृद्धि हुई थी। ये सही नहीं है। बनारस, पुणे, लखनऊ, हैदराबाद, मैसूर या जयपुर जैसे शहर 18वीं शताब्दी में दिल्ली, आगरा और लाहौर के खर्च पर विकसित हुए थे। ये सही है। 1800 तक वाणिज्यिक रूप से देखें तो अधिकांश उत्तराधिकारी राज्यों की राजधानियां बिना किसी सुरक्षित भविष्य से बने कस्बे थे। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की गतिशीलता ने भारत के पारंपरिक शहरों को ग्रहणग्रस्त कर दिया था। ये तीनों ही सही है। 18वीं शताब्दी में भारत में स्वदेशी व्यापार तथा शिपिंग में कमी हुई थी, न कि वृद्धि। 18वीं शताब्दी के भारत में राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के बाद पुराने नगर पतनोन्मुख हुए तथा नए नगरों का विकास हुआ। व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य लोग पुराने मुगल केंद्रों से निकलकर नए शहरों में आने लगे। मशीनों के विकास के कारण भारतीय स्वदेशी उद्योगों का विकास अवरुद्ध हो गया तथा ब्रिटिश उद्योगों एवं वस्तुओं को बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत के दौरान बंगाल प्रांत का कौन सा शहर फ्रांसीसी आधिपत्य का हिस्सा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रनगर। स्वतंत्रता के बाद भी 3 भारतीय क्षेत्र पांडिचेरी, चंद्रनगर और माही फ्रांसीसियों के अधीन था। एक लंबी संधि वार्ता के बाद फ्रांसीसियों ने नवंबर 1954 ईस्वी में तीनों भारतीय क्षेत्रों को भारत सरकार को सौंपा। इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों के पास गोवा, दमन, दीव के भारतीय क्षेत्र थे, जिन्हें सैनिक कार्यवाही के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय तट के माध्यम से मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों के माध्यम से खाड़ी तथा लाल सागर समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जीवंत समुद्री व्यापार होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूरत, गुजरात तट। सूरत, गुजरात के बंदरगाहों के माध्यम से मुख्य रूप से पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत का व्यापार खाड़ी तथा लाल सागर के बंदरगाहों से होता था, क्योंकि 17वीं शताब्दी के दौरान कपास की वस्तुओं का निर्यात बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। रेलवे ने दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया तथा सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर में कमी आई। रोजगार सृजन के साथ वस्तुओं के परिवहन में सुलभता आई। अगला प्रश्न है, रेल की पटरियों को पहली बार किसने डलवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में रेलवे का विकास शुरू हुआ था। पहली बार भारत में रेलवे की पटरियां बिछाई गईं। 1853 में पहली बार मुंबई से थाने के बीच ट्रेन चलाई गई। लॉर्ड कर्जन के समय रेलवे का सबसे अधिक विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से यहाँ तक चली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थाणे। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं,
एक को अभिकथन और दूसरा कारण है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन है, लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक क्रांति के भय से शुरू किया गया था। कारण है, बम्बई में नगर योजना का काम प्लेग महामारी के डर से शुरू किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक क्रांति के भय से शुरू किया गया था तथा बम्बई में यह काम प्लेग की महामारी के डर से हाथों में लिया गया। 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई तथा उसे शहर के मध्य में बसे गरीबों के मकानों को हटाने का काम सौंपा गया। अगला प्रश्न है, सन 1690 में कलकत्ता को निर्माण करने का श्रेय जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉब चारनाक। सन 1690 में कलकत्ता के निर्माण का श्रेय ब्रिटिश व्यापारी जॉब चारनाक को दिया जाता है। उसने सर्वप्रथम हुगली नदी के किनारे स्थित सूतानती नामक स्थान पर एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। यहीं से कलकत्ता नामक नवीन शहर की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। 1698 ईस्वी में बंगाल के नवाब के एक फरमान द्वारा अंग्रेजों को सूतानती कोलकाता तथा गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त हो गई तथा यहाँ पर एक किलेबंद बस्ती फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। 1757 में प्लासी युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता नामक शहर की स्थापना सूतानती, कोलकाता तथा गोविंदपुर नामक तीनों गांवों को मिलाकर की। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बना तब उसने यहाँ पर गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया था। सन 1911 तक कलकत्ता भारत की राजधानी रही। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और 1912 में स्थायी रूप से दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1881 में। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, लेकिन प्रथम पूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई तथा प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कराई गई। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, सन 1800 में प्रारंभ हुए फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के रोजगार के लिए लेखक तथा कैडेट का प्रशिक्षण करना था। कारण है, सर विलियम जोन्स का संस्कृत के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य न्यायपालिका में हिंदू कानून का सार संग्रह रचित करना था। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। 1800 ईस्वी में प्रारंभ हुए फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के रोजगार के लिए लेखक तथा कैडेट का प्रशिक्षण करना था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में की थी। दूसरी तरफ सर विलियम जोन्स का संस्कृत के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य न्यायपालिका में हिंदू कानून का सार संग्रह रचित करना था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना डैश ने की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली ने।
आगे के प्रश्न महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे से संबंधित है। पहला प्रश्न है, डरबन दक्षिण अफ्रीका के 1895 के नटाल कांग्रेस के संस्थापकों में से किसी एक की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्याओं को सुलझाने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 1895 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तथा इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फोनिक्स नामक एक फॉर्म की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीकी फॉर्म का फिनिक्स नामकरण गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और उन्होंने ही महात्मा गांधी को शुरू में भारत में एक वर्ष घूमकर यहाँ के राजनीतिक हालात को समझने की सलाह दी थी। गोखले ने पहली बार 1889 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष में दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्याओं को सुलझाने डरबन गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1893 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीकी फॉर्म फिनिक्स नामकरण किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। अगला प्रश्न है, गांधी जी को एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह किसने दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन तथा तुर्की के मध्य होने वाली सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के सारे अधिकार छीन गए। भारतीय मुसलमान इससे बहुत क्षुब्ध हुए। ऐसे मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के साथ सहानुभूति व्यक्त की। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। दिए गए विकल्पों में बंगाल का विभाजन 1905 में, वर्साय की संधि 1919 व जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटित हुई। इन घटनाओं ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम नहीं किया। अगला प्रश्न है, इसके अतिरिक्त गांधी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गांधी जी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया जिसे रचनात्मक कार्यक्रम कहा जाता है। इसके अंतर्गत सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा देना, जाति विषमता को दूर करना, खादी तथा ग्रामोद्योग के माध्यम से आर्थिक निर्भरता, शैक्षिक सुधार, सफाई और स्वच्छता आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 1919 में रॉलेट, 1920 से 22 में असहयोग, 1930 से 34 में नागरिक अवज्ञा क्या थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सत्य, बल और जैन प्रभावित अहिंसा के आधार पर गांधी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन और गांधी की सक्रियता और आदर्शवाद पर आधारित आंदोलन, जिसके तहत युवा स्वयं सेवकों, स्थानीय नेताओं और कई अखिल भारतीय राजनेताओं से अपील की गई थी कि हिंसक गतिविधियों के बिना अंग्रेजों का विरोध किया जाए। रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग तथा नागरिक अवज्ञा गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया एक जन आंदोलन था। यह सत्याग्रह तथा जैन धर्म से प्रभावित अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर शुरू हुआ था। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया गया था। यह जन आंदोलन गांधी जी की सक्रियता और आदर्शवाद पर आधारित था। इसके अंतर्गत युवा स्वयं सेवकों, स्थानीय नेताओं और कई अखिल भारतीय राजनेताओं से अपील की गई थी कि हिंसक गतिविधियों के बिना अंग्रेजों का विरोध किया जाए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में खिलाफत समिति का गठन किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बम्बई में। मार्च 1919 में बम्बई शहर में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इस समिति का उद्देश्य था इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा करना। इस समिति के प्रमुख सदस्य मोहम्मद अली तथा शौकत अली थे, जो अली बंधु के नाम से जाने जाते थे। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुए असहयोग आंदोलन को उस समय रोक लगा दिया गया जब फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस थाने में आग लगा दी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन पर कब रोक लगाई गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1922 में। अगला प्रश्न है, 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का एक खाका तैयार किया जिसमें शामिल था कि पहला है, यह आंदोलन पूरे देश में एक साथ बढ़ाया जाएगा ताकि ब्रिटिश शासन की जोरदार अस्वीकृति की जाए। दूसरा है, सरकारी दमन होने पर यह आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। तीसरा है, सरकारी पदवियों को लौटाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसका मुख्य उद्देश्य होगा। चौथा है, हिंदू और मुस्लिम इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक साथ जुड़े। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा सही है। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर सहमत कर लिया था कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत होना चाहिए। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने का सुझाव दिया था, जिसमें निम्नलिखित तथ्य शामिल थे, जैसे सबसे पहले भारतीय लोगों को सरकार द्वारा प्रदान की गई पदवियों को लौटा देना चाहिए, सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर ब्रिटिश सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग के लोगों के भागीदारी के साथ हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद असहयोग आंदोलन शहरों में धीमा पड़ने लगा था और यह आंदोलन शहर से बढ़कर ग्रामीण क्षेत्र की ओर अग्रसर हुआ तथा इसमें किसानों एवं आदिवासियों ने भाग लिया था। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान बारदोली में नो टैक्स अभियान चलाया था। गांधी जी के जीवनीकार लुईस फीसर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया था। लुई फीसर की प्रमुख पुस्तकों में द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी तथा 7 डेज विद द महात्मा में गांधी जी के आश्रम तथा उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गांधी जी ने जेलों को महामहिल का होटल की संज्ञा नहीं दी थी, अपितु आलोचना की थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने लोगों से अन्यायपूर्ण बुरी प्रणाली के साथ सहयोग न करने का अनुरोध किया। ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को बुरा कहते हुए गांधी जी ने कानून के आतंक के भय को दूर कर दिया था। असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी ने लोगों से आपराधिक कानून को तोड़ने का अनुरोध किया। ये तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में आया। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नो टैक्स अभियान जहां से चलाया वह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बारदोली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गांधी जी के किस जीवनी लेखक ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लुईस फिशर। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 फरवरी 1922 को। भारत सरकार के रिपोर्ट के अनुसार चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुई थी। यह घटना असहयोग आंदोलन के समय गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहे शांतिपूर्ण जुलूस को पुलिस ने रोककर लाठी चार्ज कर दिया। परिणाम स्वरूप उग्र भीड़ ने चौरी चौरा में स्थित थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था तथा इसे हिमालय जैसी भूल कहा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने फरवरी 1922 में अचानक असहयोग आंदोलन को वापस लिया जब किसानों की एक भीड़ ने इस स्थान में से एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चौरी चौरा। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को अचानक से उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ हिंसा के बाद स्थगित कर दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चौरी चौरा घटना को। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, यह स्वराज के उद्देश्य से लड़ा गया पहला आंदोलन था। दूसरा कथन है, इस आंदोलन ने खिलाफत का विरोध किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। असहयोग आंदोलन स्वराज के उद्देश्य से लड़ा गया प्रथम आंदोलन था। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग आंदोलन ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। महात्मा गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा। 1920 में गांधी जी शौकत अली के साथ जन समर्थन जुटाने के लिए देश भर में घूमे। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों को सरकारी पदवियां लौटाने को कहा गया तथा सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, अर्थात पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार का असहयोग करना था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस कारण से पूरे देश को खादी में बांधना चुना? पहला है, यह वर्गों के बीच अंतर मिटाने का एक माध्यम होगा। दूसरा है, यह धर्मों के बीच अंतर को मिटाने का एक साधन होगा। तीसरा है, जो लोग जाति के मानदंडों से वंचित हैं वे इसे आत्मसम्मान के लिए पहनेंगे। चौथा है, अधिकांश लोग उनकी तरह आसानी से किसान की एकल लंगोटी को अंगीकृत करने में सहज थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी सही है। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा होने के बाद अपना ध्यान घर के बुने कपड़े को बढ़ावा देने में लगाया। उनका विचार था कि खादी के माध्यम से सभी वर्गों एवं सभी धर्मों के बीच अंतर को मिटाया जा सकता है। गांधी जी का विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह, छुआछूत आदि जैसी बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा तथा हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल देना पड़ेगा एवं समुद्र पार से आयातित मील में बने वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने की महत्ता पर जोर दिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।